काली बहन के लंबे सुनहरे बाल। कंचनपुर गांव में दो सौतेली बहन रहा करती थी, जिसमें गुंजन बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत थी, और वहीं पायल काले रंग और सर पर 2-3 बालों वाली बदसूरत सी लड़की होती है, जिसकी वजह से उसका हर कोई मजाक उड़ाया करता था, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन भी। लेकिन पायल बिना किसी को कुछ कहे यह सब कुछ सहती रहती है। तभी एक दिन, अरे माँ सुनो, वो आपने मेरे सर पर लगाने वाला शैम्पू कहाँ रख दिया है? अरे पायल, तुझे शैम्पू की क्या जरूरत है? तू अपने इन 2-4 बालों को साबुन से भी तो धो सकती है। फिर तुझे इतना महंगा शैम्पू बर्बाद करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी भगवान के पास भी तुझे बनाने की फुर्सत नहीं होगी, इसलिए तो वो तुझे काला रंग और तेरे सर पे 2-3 बाल देकर तुझे जल्दी में भेज दिया। जरा मुझे देख, सर से पाँव तक किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हूँ मैं। गुंजन, तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों करती हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। बहन? माय फुट, तुमने अपनी शक्ल देखी है शीशे में? शीशे में भी तुम्हें देखकर लोग डर जाएंगे, और तुम खुद को मेरी बहन बताती हो? बल्कि तुम तो मुझसे हमेशा जलती होगी, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत जो हूँ। गुंजन लगातार पायल को ताने मार रही थी, लेकिन बेचारी पायल चुपचाप यह सब कुछ सहे जा रही थी, और उसका दर्द उसकी आंखों से छलक रहा था। इसलिए वो चुपचाप अपने कॉलेज की बुक उठाकर अपने कॉलेज चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता था। उसके कॉलेज की कुछ लड़कियां और कुछ लड़के उसका बहुत ही मजाक उड़ाते थे। अरे देखो जरा, इस काली कलूटी को फिर से हमारे कॉलेज में मुंह उठाकर आ ही गई, वो भी अपने 2-3 बालों के साथ। अरे मुझे तो लगता है इसको कहीं कैंसर की बीमारी तो नहीं है, तभी तो इसके सर के सारे बाल गायब होते जा रहे हैं। लेकिन तभी यह बेशर्म होकर हर जगह मुंह उठाकर घूम रही है। अरे हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी लगता है इसको कोई बीमारी है, और ऐसी लड़की का कॉलेज में आना हम सबके लिए खतरे से खाली नहीं है। अरे हाँ, ऐसी लड़की को हम अपने कॉलेज में आने नहीं देंगे। चलो इसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल देते हैं, वरना यह बीमारी कहीं हमें ना हो जाए। इस तरह कॉलेज के सारे लड़के और लड़कियाँ पायल को नापसंद किया करते थे, और वे सब मिलकर पायल का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं और उसे कॉलेज से धक्के मारकर निकाल देते हैं। प्लीज तुम लोग ऐसा मत बोलो, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो बस यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई हूँ। प्लीज तुम लोग मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे यहाँ पढ़ाई करने दो। अरे ओ काली कलूटी, अब ये झूठ बोलना बंद कर दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना हम तुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। पायल यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ उससे कहती है, अरे ओ मनु, आज तू इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गई? उसी समय पायल भी कॉलेज से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आपको पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? इस काली कलूटी को कॉलेज से सबने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो सब कह रहे थे कि इसको कोई बीमारी हो गई है। माँ, मैं तो कह रही हूँ कि वक्त रहते इसको आप घर से निकाल दीजिए, वरना कहीं यह बीमारी हम लोगों को भी ना हो जाए। नहीं माँ, आप मुझे घर से मत निकालना, मुझे कोई बीमारी नहीं है माँ, और आप लोगों के अलावा भला मेरा है ही कौन? मैं आखिर कहाँ जाऊंगी? माँ ऐसा मत करना। अरे तुझे जहाँ जाना है वहाँ जाकर मर, लेकिन हमारे घर से निकल जा। और वैसे भी तेरी बदसूरत शक्ल और सर पर 2-3 बालों के साथ तुझसे शादी कौन करेगा? बस जिंदगी भर हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। इससे अच्छा तू अपना ये बदसूरत सा थोपड़ा लेकर यहाँ से निकल जा। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इसे अभी घर से निकाल दो। इतना कहकर दोनों माँ बेटी पायल को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं और पायल रोते रोते जंगल की ओर चली जाती है। हे भगवान, काश आप मुझे पैदा होते ही मार देते, कम से कम मुझे इस काले रंग की वजह से इतना कुछ तो नहीं सहना पड़ता ना। अरे यह काले रंग तो मेरे लिए श्राप बन चुका है, हर कोई मुझसे नफरत करता है, और आज तो मुझे कॉलेज से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया, और यहाँ तक कि मेरी माँ और मेरी बहन ने भी मुझे घर से निकाल दिया। माँ,
आप कहाँ हो? क्या आपको मेरा यह दर्द दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपने भी मुझे पराया कर दिया? माँ, पायल का दर्द उसकी आंखों से छलक रहा था और जंगल में काफी देर चलने के बाद वो बहुत ही थक जाती है। अंधेरा होते ही वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोते रोते वहीं पर सो जाती है। सोते ही उसे सपने में उसकी माँ सावित्री दिखाई देती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? माँ, आपको पता है मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझ पे कितना अत्याचार करती है और वे लोग मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हैं माँ, और यह समाज भी मुझे हमेशा बुरा भला ही कहता रहता है। माँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, आप मुझे अपने साथ ले चलो माँ। नहीं पायल बेटा, मैं तुझे यहाँ लेने नहीं बल्कि यहाँ तेरी मदद करने के लिए आई हूँ। उसी समय सावित्री की आंखों से एक रोशनी निकलती है जो पायल के पूरे शरीर को घेर लेती है और उस रोशनी के पड़ते ही पायल के सर पे लंबे सुनहरे बाल आ जाते हैं और उसका रंग भी दूध की तरह गोरा हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है और अपना नया रूप देखकर पायल बहुत ही खुश हो जाती है। जिसके बाद सावित्री उससे कहती है, सुनो बेटी, यह सुनहरे लंबे बाल अब तुम्हारी ढाल बनेंगे और अब तुम्हें जब भी मदद की जरूरत होगी तो ये सुनहरे बाल तुम्हारी हमेशा मदद किया करेगी। सावित्री के इतना कहते ही पायल की नींद खुल जाती है और जैसे ही वो अपने आप को देखती है तो सच में उसके लंबे बाल होते हैं। पायल अपने आप को देखकर बहुत ही खुश होती है। अरे वाह, मेरे तो सच में इतने सुंदर सुनहरे बाल आ गए और अब तो मेरा रंग भी गोरा हो गया। चलो अब मुझे घर जाना चाहिए। इतना कहकर कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है और घर पर उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके लंबे घने बाल और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाती है। तभी गुंजन कहती है, अरे माँ, देखो ना, मेरे सर पे कितने सारे बाल आ गए और मेरा रंग भी गोरा हो गया। आपको पता है माँ, कल रात जब मैं जंगल में सो रही थी ना, तो मेरी माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने ही मुझे यह जादुई सुनहरे लंबे बाल दिए हैं। अरे क्या कहा तूने? जादुई सुनहरे बाल? अरे पहले तू अपने इन जादुई बालों से कुछ करके तो दिखा, तभी तो हम मानेंगे कि तुम्हारे ये बाल जादुई हैं। ठीक है माँ, हे जादुई सुनहरे बाल, दिखा दे अपना कमाल। पायल के इतना कहते ही उसके बालों में से एक रोशनी आती है और उसके बालों से कई सारे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। यह देखकर उसकी सौतेली माँ कहती है, अरे वाह पायल बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं तो बेकार में ही तुझे खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन तू तो खजाना निकली, खजाना। और इन लंबे सुनहरे बाल और गोरे रंग के साथ मेरी पायल बेटी कितनी सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। और बेटी, कल जो कुछ भी हुआ, परिवार में ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक तो लगी ही रहती है, इसलिए अब तू हमारे साथ इसी घर में रहेगी। जादुई लंबे सुनहरे बालों की वजह से पायल को अब अपनी सौतेली माँ का भरपूर प्यार मिलने लगा था और उसकी जिंदगी में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब पायल अपनी माँ के साथ मार्केट से वापस घर आ रही थी तो उसे रास्ते में एक गरीब बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होती है। अरे बेटी, मुझ गरीब बुढ़िया की मदद कर दो। अरे अम्मा, क्या हुआ आपको, बताइए मुझे। अरे पायल बेटी, दूर हटो इससे, देख नहीं रही इस बुढ़िया को कोढ़ की बीमारी हो रखी है, कहीं अब बुढ़िया तुझे भी ये बीमारी ना फैला दे। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अरे बेटी, मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिलवा दे, मुझसे अब यह दर्द और बर्दाश्त नहीं होता बेटी, मेरी मदद कर दे बेटी। आप चिंता मत करिए अम्मा, मैं आपकी मदद करूंगी। हे मेरे जादुई सुनहरे बाल, दिखा दे अपना कमाल और इन अम्मा की सारी बीमारी को दूर कर दे। पायल के इतना कहते ही उसके बालों में से एक रोशनी आती है और वह बूढ़ी औरत पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत की सारी बीमारी दूर हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, आज तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे बेटी।
उसके बाद पायल अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाती है। ऐसे ही पायल के घर पर हमेशा दुखी और दर्द से पीड़ित लोगों का आना जाना लगा रहता था और पायल हमेशा सबकी मदद किया करती थी। वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया करती थी। यह सब देखकर गुंजन को उससे बहुत ही जलन होने लगती है। अरे यह कल की काली कलूठी लड़की आज इतना फेमस हो गई है और यह इन सब जादुई बालों की वजह से हुआ है। आज रात तो मैं इसके इन जादुई बालों को ही गायब कर दूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि अब कैसे फेमस होती है। उसी रात को जब पायल अपने कमरे में सो रही होती है, तभी गुंजन अपने हाथों में कैंची लेकर उसके कमरे में जाती है और जैसे ही वो पायल के बालों को काटने जाती है, वैसे ही वह कैंची उसके हाथों से छूटकर उल्टा उसी के सारे बालों को काट देती है और गुंजन टकली हो जाती है। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल कैसे कट गए और मैं गंजी कैसे हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुंजन के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे गुंजन, क्यों इतनी रात में शोर मचा रही हो? अरे यह क्या, तुम गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो यहाँ इस पायल के बाल काटने आई थी, लेकिन उल्टा यहाँ मेरे ही सारे बाल कट गए। लेकिन बेवकूफ लड़की, तुझे इसके बाल काटने के लिए कहा ही किसने था? अब देख, तूने उल्टे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली ना। गुंजन, काश तुम मुझे समझ पाती तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। और मैंने तो तुम्हें हमेशा ही अपनी बहन माना है, लेकिन तुमने हमेशा मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया है और मेरे लिए अपने अंदर इतनी नफरत भर ली कि आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। पायल की बातें सुनकर गुंजन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोते हुए पायल से माफी मांगती है और पायल भी उसे माफ कर देती है और अपने जादुई बालों की मदद से उसके सर पर फिर से बाल ला देती है। उसके बाद गुंजन और उसकी माँ पायल को बहुत प्यार करने लगते हैं और अब वे लोग मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। सोने और चांदी के लहंगों का खेत। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में नगमा अपनी बहन सुषमा के साथ रहती थी। वे लोग अनाथ थे। नगमा अपना और अपने बहन का पेट पालने के लिए सुंदर सुंदर लहंगा सिलकर बाजार में बेचा करती थी और उसी से किसी तरह से वो अपने घर का गुजारा किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे नगमा के द्वारा बनाए हुए लहंगे बाजार में बिकने बंद हो गए, क्योंकि लोगों को नए और डिजाइनर लहंगे चाहिए थी। यह देख नगमा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अरे यह क्या, आज तो दोपहर हो चला और अभी तक मेरा एक भी लहंगा नहीं बिका। अब मैं क्या करूं? अगर आज भी मेरा एक भी लहंगा नहीं बिका तो मैं अपनी बहन को क्या खिलाऊंगी? नगमा ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसे कुछ लड़कियां अपनी दुकान की तरफ आते हुए दिखाई देती है। उन्हें देखकर नगमा जोर जोर से बोलने लगी, सुंदर सुंदर लहंगे ले लो। इतने सस्ते और टिकाऊ लहंगे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे पास रंग बिरंगे हर तरह के लहंगे हैं। नगमा को इतना तेज तेज आवाज लगाते देख एक लड़की उससे बोलती है, अब यहाँ पर तेरा लहंगा कोई नहीं खरीदेगा। अब तू अपनी दुकान कहीं और जाकर लगा। अब मॉडल और फैशनेबल ड्रेस का जमाना है। अब तेरा ये घिसा पिटा लहंगा कोई नहीं खरीदेगा। अब चिल्लाना बंद कर और घर जाकर आराम कर। उस लड़की की बात सुनकर नगमा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह बोलती है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो। यह लहंगा मैंने अपने हाथों से दिन रात मेहनत करके खुद सिले हैं। इन सभी लहंगों में मेरे दिन रात की मेहनत छुपी हुई है। एक बार इस लहंगे को खरीद कर देखो, यह लहंगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन कोई भी लड़की नगमा के बनाए लहंगे को नहीं खरीदती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम हो गई। इधर कुछ दिनों से नगमा के एक भी लहंगे नहीं बिके। यह देखकर नगमा चिंता में पड़ गई।
और दुखी मन से अपने सारे लहंगे हाथ में लिए घर वापस लौट आई। तभी उसकी छोटी बहन सुषमा उसके पास आई और बोली, दीदी दीदी दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आई हो? अरे आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है दीदी, आज हम क्या खाएंगे? बताओ ना दीदी। सुषमा की बात सुनकर नगमा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बहन से बोली, सुषमा, आज भी हमारे एक भी लहंगे नहीं बिके, पर तुम चिंता मत करो, घर में थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, मैं उसी से तुम्हारे लिए रोटियां सेक देती हूँ, तुम नमक के साथ खा लेना। इतना बोलकर नगमा बचे हुए थोड़े से आटे से अपनी बहन के लिए 2 रोटियां सेक देती है और फिर सुषमा खुशी खुशी नमक के साथ रोटी खाकर सो जाती है और नगमा खुद पानी पीकर भूखे पेट ही सो जाती है। रात से ही जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी और सुबह होते ही गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। नगमा के घर पर राशन बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से दोनों बहनों को 3 दिनों तक भूखा ही रहना पड़ता है। भूखे रहने की वजह से सुषमा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। यह देखकर नगमा की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नगमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी माँ की तस्वीर के आगे जाकर रोने लगती है। माँ, आप तो देख ही रही हो ना, सुषमा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। माँ, मैं अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रही हूँ। माँ, पिताजी, यदि आप लोग आज जिंदा होते तो फिर आज सुषमा को 3 दिनों तक भूखा नहीं रहना पड़ता। मैं क्या करूँ माँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आप लोग हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चली गई? इतना बोलकर नगमा जोर जोर से रोने लगती है। तभी नगमा की माँ की तस्वीर में से आवाज आती है, नगमा बेटा, इस तरह हिम्मत नहीं हारते बेटा, चुप हो जाओ। मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब समय आ गया है, मैं तुम्हें उस रहस्यमयी सोने चांदी के खेतों के बारे में बता दूं। माँ, क्या आप हमें देख सकती हो? और ये आप ही बोल रही हो माँ? लेकिन माँ, आप ये किस खेत की बात कर रही हो? बेटी, काली पहाड़ी के पीछे जो जमीन है उसमें सोने और चांदी के लहंगों का खेत है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस रहस्यमयी सोने चांदी के लहंगों वाली खेत के बारे में बता दूं। वह खेत सिर्फ नेक और जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती है और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कभी भी उस जादुई खेत के सोने और चांदी के लहंगों की गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। क्या सच में माँ, काली पहाड़ी के पीछे सोने और चांदी के लहंगों का खेत है? मैं अभी उस जादुई सोने चांदी के खेत में जाकर वहाँ से ढेर सारे लहंगे लेकर आती हूँ, जिसे मैं बाजार में बेचकर अपनी बहन का अच्छे से इलाज करवा सकूंगी और उसका अच्छे से ध्यान रख सकूंगी। ठीक है बेटी, अब तुम अपना और अपनी बहन का ध्यान रखना। और नगमा खुशी खुशी काली पहाड़ी की तरफ चल देती है। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे जादुई सोने और चांदी के लहंगों की खेत दिखाई देती है, जिसे देखकर नगमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, माँ ने तो बिल्कुल सही कहा था, यहाँ कितने सुंदर सुंदर और डिजाइनर लहंगे हैं। अब मैं देखती हूँ मेरे ये सुंदर सुंदर लहंगे कैसे नहीं बिकते। इतना बोलकर नगमा उस जादुई खेत में से सोने और चांदी के सुंदर सुंदर लहंगे लेकर उसे बाजार में बेचने चली जाती है। उस खेत के लहंगे बहुत ही सुंदर और मॉडर्न जमाने का होता है, जिस वजह से नगमा के पास ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एक एक करके नगमा के सभी लहंगे बिक जाते हैं। शाम होने तक नगमा ने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। फिर वह खुशी खुशी उस पैसों को लेकर घर जाती है और अपनी छोटी बहन से बोलती है,
सुषमा मेरी बहन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी और ठीक होने के बाद तुम जो भी खाने की इच्छा करोगी, तुम्हारी ये दीदी तुम्हें वो सारी चीजें ला कर देगी। क्या सच में दीदी? क्या जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप मुझे वो मोटी वाली रोटी, क्या कहते हैं उसे, पिज्जा, बर्गर, यह सब कुछ भी मुझे दिला दोगी दीदी? कहीं आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं नहीं सुषमा, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब चलो, पहले तुम डॉक्टर के पास चलो, उसके बाद तुम जो चाहो वो खा लेना। इतना बोलकर नगमा सुषमा को हॉस्पिटल लेके जाती है। एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद सुषमा पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। घर आकर नगमा ने सुषमा को उसके मनपसंद का खाना खिलाया और अब दोनों बहनों का जीवन धीरे धीरे बहुत ही अच्छा हो जाता है। वे लोग खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। अब तो नगमा को लहंगे बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे जब भी लहंगों की जरूरत होती, वह जादुई खेत में जाकर सोने और चांदी के लहंगे वहाँ से ले आती और उसे बाजार में बेचा करती थी। नगमा जहाँ लहंगे बेचा करती थी, उसी बाजार में एक लहंगे का बहुत बड़ा शोरूम था, क्योंकि नगमा की वजह से उसके शोरूम पर एक भी कस्टमर नहीं आ रहे थे। हर कोई नगमा से ही लहंगे खरीद रहा था। यह नगमा की बच्ची की दुकान तो बहुत अच्छा चल रहा है, सारे कस्टमर इसी के पास जा रहे हैं। मैं इतना पैसा लगाकर ब्रांडेड लहंगा बनवाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लहंगे नहीं बिक रहे। मुझे पता लगाना चाहिए कि ये नगमा की बच्ची आखिर इतने सुंदर सुंदर लहंगे कहाँ से लेकर आती है। बस एक बार मुझे इस बात का पता चल जाए, उसके बाद देखना मैं कैसे इस नगमा की बच्ची को इस मार्केट से धक्के देकर बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। इतना बोलकर उस शोरूम की मालकिन नगमा पर नजर रखने लग गई। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह ही नगमा जादुई सोने चांदी के लहंगों के खेत से लहंगा लेने गई। नगमा को नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सोने चांदी के लहंगों के खेत के पास पहुंचकर नगमा बोली, हे जादुई सोने चांदी के लहंगों का खेत, मुझे बहुत सुंदर सुंदर नए लेटेस्ट डिजाइन का लहंगा चाहिए। नगमा के इतना कहते ही पूरा खेत लेटेस्ट डिजाइन के लहंगों से भर जाता है। यह नजारा चोरी छुपे अनुराधा ने भी देख लिया और फिर सुबह होते ही नगमा के जाने से पहले ही वह सोने चांदी के जादुई लहंगों के खेत के पास पहुंच गई और बोली, जादुई सोने चांदी के लहंगों का खेत, मुझे नगमा के लहंगों से भी ज्यादा लेटेस्ट डिजाइन का लहंगा चाहिए, ताकि उस नगमा की बच्ची का एक भी लहंगा ना बिक सके और मेरे सारे लहंगे तुरंत बिक जाए। अनुराधा के इतना कहते ही लहंगों की जगह उस खेत में से ढेर सारे सांप बाहर आ गए और उन्हीं में से एक सांप ने बाहर आकर अनुराधा को डस भी लिया। इतने में ही रोज की तरह नगमा भी वहाँ लहंगा लेने पहुँच गई और अनुराधा को वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा देख वह सारा माजरा समझ गई और बोली, मेम साहब, यह जादुई सोने चांदी के लहंगों का खेत उन्हीं लोगों की मदद करती है जिन्हें सच में मदद की जरूरत हो। आप तो पहले से ही इतनी ज़्यादा अमीर हो, आपको लालच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लालच में यहाँ आई हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। नगमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। प्लीज बेटी, मुझे बचा लो, मैं अब किसी से भी ईर्ष्या नहीं करूंगी। जितना है उसी में खुश रहूंगी। प्लीज बेटी, मुझे माफ कर दो। अनुराधा की यह हालत देखकर नगमा को उस पर दया आ जाता है और वह जादुई खेत से अनुराधा को ठीक करने के लिए विनती करने लगती है और फिर जादुई सोने चांदी के लहंगों का खेत अनुराधा को पहले की तरह ही ठीक कर देता है और फिर अनुराधा नगमा और जादुई सोने चांदी के लहंगों का खेत का धन्यवाद कर वहाँ से वापस अपने घर लौट जाती है। अब नगमा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह जादुई सोने चांदी के लहंगों के खेत से लहंगा बेच कर बहुत ही अमीर हो गई और अपनी बहन के साथ एक आलीशान घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।